कर देना, इट्स नॉट वर्किंग टुडे, ठीक है, मुझे वहीं पे बता देना। अच्छा, तो हमने लास्ट टॉपिक कहाँ पे थे हम लोग? रियल डेप्थ किया था। अच्छा, रियल डेप्थ के क्वेश्चंस करने थे हमने, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक्सप्रेशन क्या था रियल डेप्थ का? हाँ जी बताओ। D is equal to T into 1 minus 1 by D is equals to T into 1 minus 1 by mu। यहाँ तक सबको क्लियर है ये एक्सप्रेशन? D क्या है हमारे पास? हाँ जी, डायग्राम। डेप्थ। हाँ जी, D is the depth। आपको एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ कि हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ये डेंसर मीडियम था हमारे पास, ठीक है। लेट इट बी वाटर, ओके। हमारे पास इस तरह से यहाँ पे A पॉइंट आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्शन सफर करेंगे, ठीक है। ये आई रिफ्रैक्शन, और दिस इज आई, हमारे पास दिस इज आई। यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे आती है, यहाँ पे आई आ जाती है। तो T इज द थिकनेस कंप्लीट, दिस इज D, स्मॉल d, ओके। ये है आई आपकी, ठीक है, ओके। और हमारे पास है ये डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, ऑलराइट, A एंड दिस इज B, ओके। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या था? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस करें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता अच्छा, तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है, हम बोलेंगे कि इफ थिकनेस इंक्रीजेस, ठीक है, जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी ज्यादा रियल डेप्थ इंक्रीज करेगी हमारे पास, मतलब उतनी डी इंक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का इंक्रीज करता है तो हमारी डी भी इंक्रीज करती है, ओके। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे एक स्पेशल केस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी लिखने जा रही हूँ, ठीक है, इस पे फोकस करना। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास रेयरर मीडियम जो है, इफ रेयरर मीडियम इज एयर, जो कि हमने ले भी रखा है, और यूजुअली अगर हमारे पास एयर ही है, ठीक है, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं कि म्यू बी इनटू एयर ही होता है हमारे पास, यहाँ पे बी विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो दिस इज समथिंग, बी इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। देयरफॉर जो डी होगी हमारे पास, वो टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। तो यहां से हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आता है, टी माइनस टी बाय म्यू, ओके, ये आ गया। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगी और डी को इस तरफ लेके आऊंगी, टी माइनस यू को दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ और डी को इधर लेके आ रही हूँ। तो हमारे पास क्या बनेगा? इट इज टी माइनस डी इज इक्वल टू टी बाय म्यू। तो अगर तुम लोग नोटिस करो, टी में से अगर मैं डी निकाल दूं तो ये ए आई बच जाएगा। टी में से, टोटल टी में से ये डी का रीजन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ए आई। तो ए आई जो है दैट इज द एपरेंट डेप्थ, इतना हमें ऊपर उठा हुआ वो दिखेगा, एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है? एपरेंट डेप्थ है किसी ऑब्जेक्ट की इन डेंसर मीडियम, ऑलराइट। तो आज के बाद अगर आपसे कभी भी एपरेंट डेप्थ डायरेक्टली पूछा हो तो आपको ये पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत है, सिर्फ टी बाय म्यू करना, थिकनेस बाय उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल का जो फिल किया हुआ है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बताओ जरा। यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो अब इसी बेसिस पे लेकर मैं न्यूमेरिकल लिखवा रही हूँ आपको, तो लिखना जरा, बताना। और अ स्विमिंग पूल is 4 meter deep. Absolute refractive index is 4 by 3. ठीक है. How much the bottom of pool appear to be raised, and what is the apparent depth of pool? ठीक है. याद रखना, एक वर्ड है एपरेंट डेप्थ, एक है डी का मतलब है नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है. याद रखना, ये जो IO होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट आपके पास,
और जो AI है दैट इज कॉल्ड आपके पास एपरेंट डेप्थ। तो ये वर्ड्स आपको क्लियर हो, ठीक है। कई लोग क्या कर देते हैं, एपरेंट डेप्थ इज डी को ही बोल देते हैं, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ इज नॉट डी, एपरेंट डेप्थ वो है जितना ऊपर उठा हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। तो लीजिए, बताओ कितना आंसर आया इसका D जल्दी। 1 मीटर। अच्छा, डी आपके पास 1 मीटर, नॉर्मल शिफ्ट 1 मीटर, बिल्कुल सही है। एपरेंट डेप्थ, Yes, ma'am, 1 meter. 3 मीटर। एपरेंट डेप्थ 3 मीटर, वो भी बिल्कुल सही। देखो टी बाय म्यू करो, थिकनेस आपको दे रखी थी पूल की, दैट इज 4 मीटर डीप है। 4/4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 3 मीटर। समझ आ गई बात? यस मैम। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी था ये वाला। तो एक और लेवल लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द apparent position of an object below rectangular glass slab 6 सेंटीमीटर थिक। ग्लास स्लैब है जो 6 सेंटीमीटर थिक है हमारे पास, ठीक है। इफ a layer of water 4 सेंटीमीटर is poured, ऊपर पानी पोर कर दिया हमने, ठीक है, ऑन इट, तो एपरेंट डेप्थ पोजीशन निकालो कितनी होगी। तो इसका मतलब अगर मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करूं तो ऐसे होगा कि एक तो देखो हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है, और ऊपर है देखो पानी की भी एक लेयर आ गई है, तो वाटर भी आ गया, ठीक है। दिस इज हमारे पास 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट शायद इसके नीचे है पड़ा हुआ, बिलो दी, तो हमें ऊपर से देखना है। तो एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, कितना अपीयर होगा हमें। एट 8.8 मीटर सेंटीमीटर। नहीं, 8.8 कैसे कैलकुलेट किया। एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें अपीयर होगी वो देखो ऐसे होगी, ध्यान से सुनना। अब ये वाला क्वेश्चन आता भी है, एंट्रेंस में भी आया हुआ था कि ऐसे अगर कर दिया तो देखो आंसर कितना इजी है। T1/μ1 प्लस T2/μ2, मतलब T1 मतलब 4 सेंटीमीटर पानी की थिकनेस डिवाइडेड बाय पानी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस ग्लास की थिकनेस 6/3/2, ठीक है। तो ये आ गया 3 + 4 7 सेंटीमीटर। और आपसे अगर पूछा जाए नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट भी अगर पूछ ली जाए, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, थिकनेस माइनस एपरेंट, तो T माइनस डी, तो इट मींस 10 - 7, तो शिफ्ट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर की हमें शिफ्ट दिखाई देगी और 7 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब एट 7 सेंटीमीटर पे हमें दिखाई देगा। गॉट इट? समझ आई? मतलब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ऐड कर देना है जितने भी हमारे पास होंगे वो। मैम हाँ जी, पूछो। मैं इसमें ऐसा नहीं कर सकता कि हम पहले टोटल थिकनेस ले ले 10 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय उसको हम करते हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वाला म्यू नॉट। नहीं 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 नहीं, क्यों, फिर बाहर एयर थोड़ी ना इन्वॉल्व हुई।
फिर तो सिर्फ अंदर ही अंदर की कहानी रहेगी ना, बाहर की एयर तो इन्वॉल्व नहीं हुई। जब मैंने आपको ये फॉर्मूला करवा ही दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू दी डेंसर मीडियम में है ही है, तो उसमें तो ये एक जनरलाइज केस लिखवा दिया है ना आपको, है ना, तो फिर वो करेंगे Yes. हम। ठीक है ना, वैसे तो ठीक थी अप्रोच, तुम सही सोच रहे हो, पर ऐसे करेंगे नहीं हम। ठीक है, बाकी लोगों ने तो कुछ सोचा भी नहीं। अगर मैम चलो, एयर होती और सिर्फ ग्लास स्लैब होती फिर कर सकते थे ऐसा? फिर तो यार, फिर तो यही वाला, फिर तो डायरेक्टली यही लग जाएगा। फिर ओके। तो यही पूरा मेथड है ना, कोई भी हो सकता है डेंसर Yes. मीडियम में। हम पानी ले रहे हैं, है ना, एयर के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे बोला भी मैंने, रेयर मीडियम इज एयर, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो भी होगा उसका ही सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके आपने ये वाला फॉर्मूला बनाया, है ना। देखो, देखने में जब हम पढ़ते हैं ना ये वाले टॉपिक स्पेशली, इनको देख के लगता है कि दीज आर दी इजीएस्ट, और जब इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, स्पेशली एंट्रेंस में भी, पर वहां पे जाके बोलेंगे फिजिक्स बहुत टफ थी, कि सिंपल सा न्यूमेरिकल भी घुमा के डाला होता है। दिस इज द रीजन कि हम स्पेशल पॉइंट्स नहीं पढ़ते। तो बार बार बोल रही हूँ, स्पेशल केसेस जरूर पढ़ा करना। ठीक है, चलो अब आगे चले हम लोग। अच्छा, तो जो इससे आगे 2-3 टॉपिक करवाऊंगी, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या है हमारे पास टॉपिक्स। ओके, दिस इज क्रिटिकल एंगल। अब हम करेंगे क्रिटिकल एंगल, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्रिटिकल एंगल क्या बोलता है? बोलता कि मैं यहाँ पे एक डेंसर मीडियम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको डेंसर मीडियम में। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू, देखो मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मेरे को तो एक हाथ से फोन है और एक हाथ से ये है, तो इसीलिए ऐसे टेढ़ी बन गई। आपने बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, अनडेविएटेड। रे ऑफ लाइट जो सीधी जाती है, नॉर्मली फॉल करती है, वो इट विल गो Without any deviation. यस, अनडेविएटेड। ठीक है, वाटर बी मीडियम ले लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं A1। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इस तरह से रिफ्रैक्शन सफर करेगा। ठीक है, यहाँ पे आर आ गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा कुछ। अब क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे चली मैं, एक और रे ऑफ लाइट को जब हमने देखा, तब हमारे पास क्या हुआ, ये जो रे ऑफ लाइट थी ना, ये अलोंग दी सरफेस चली गई। ये जो रे ऑफ लाइट थी, ये अलोंग दी सरफेस ही चली गई, और यहाँ पे आर ने 90 डिग्री बना दिया। तो जिस जगह पे, मतलब जिस एंगल ऑफ, जब हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ठीक है, और रे ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्शन के बाद रे ऑफ लाइट जाती है, रिफ्रैक्टेड रे जाती है, वो ग्रेजेस अलोंग द पाथ। ग्रेजेस अलोंग द पाथ का मतलब होता है चिपक के चलना। मतलब आपके पास एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में कि द शीप्स ग्रेजेस अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि वो उसके साथ साथ चिपक चिपक के ग्रेज करती हुई जा रही है, मतलब घास पूरा खाती हुई जा रही है। तो कहने का मतलब है, ये भी जो रे ऑफ लाइट है, ये बिल्कुल इंटरफेस के साथ चिपक कर गई, ग्रेजेस अलोंग द पाथ, ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेस। ठीक है, तो बोलते रे ऑफ लाइट बोलती कि मैं इधर को चली जाऊंगी, और जिसके कारण जब वो इंटरफेस के साथ चलेगी, तो नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री पे, तो r इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो बोलते कि जिस जगह पे रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करती हुई जाए, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पड़ा हो, और r हमारे पास 90 डिग्री बना दे, उस समय पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसको इंसिडेंस एंगल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल Critical. स्मॉल सी। ठीक है, समझ आई सबको बात? Yes, ma'am. दोबारा से बात रिपीट करती Yes, हूँ। ma'am. ऑब्जेक्ट शुड बी इन डेंसर मीडियम हमारे पास। ठीक है, रे ऑफ लाइट शुड गो अलोंग द पाथ, मतलब वर्ड यूज होता है इसके लिए, ग्रेजेस अलोंग द पाथ। अभी मैं लाइन से लिखवाऊंगी, ग्रेजेस अलोंग द पाथ, एंड आर शुड मेक 90 डिग्री। एट दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ओके, तो लिखिए, कंसीडर अ सरफेस XY separating two transparent media, air A and water B आपके पास। ठीक है, let O is the object in
डेंसर मीडियम। गर्ल्स क्लियर है ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। यस Array. मैम। Nice. A ray of light OA goes undeviated। ठीक है, जो OA है वो undeviated गई। Another ray suffers refraction at A1। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास फाइनल रे आई, ठीक है, उसकी बात करते हैं। फिर हम बोलेंगे अगेन अनदर रे OA2 suffer refraction at A2। ठीक है, away from normal and will graze along the path, GRAZE, graze along the path। ब्रैकेट में लिख देना इंटरफेस। ठीक है, इज इट क्लियर? लिख लिया यहाँ तक? चलो आगे। मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एक इक्वल टू मिनट 90 पिछले वाला पेज दिखाना फिर से। यस मैम। ठीक है, तो मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हमने कर दिया। तो फिर इन्वर्टेड कॉमास में देना जरा डेफिनेशन। दी एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium for which the angle of refraction in rarer medium कितना बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम कितना बनेगा, जल्दी बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री। becomes 90 degree is called critical angle for that pair of medium। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल आगे जाके बोल देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय small c। okay, so according to Snell's law of refraction, sin I by sin R is equals to कितना लिखूं मैं, जल्दी बताओ। sin I by sin R, फिगर को देखो जरा आप लोग और बताओ। म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए। म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या ये ठीक है इसका? मुझे तो नहीं लग रहा। sin I by No, sin ma'am. R ऑपोजिट होगा। तो क्या आना मैम चाहिए म्यू ए विद पीयूष? रिस्पेक्ट टू बी। म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो पहले तो सोया हुआ था a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, जिस मीडियम में आई बनना चाहिए वही मीडियम नीचे, जिस मीडियम में आई बन रहा है वही मीडियम आया हमारे पास, जिसमें आर बन रहा है वही आया, जिसमें आर बन रहा है वही बराबर। ठीक है ना, इतना सा तो चेक करना है तुम लोग को। ठीक है, बट मैं तो कब से बोल रही हूँ आई तो किसके बराबर है, सी के बराबर है। और यहाँ पे देन जब आई सी के बराबर है तो आर 90 डिग्री के बराबर है ना। और हमें आदत है Yes, ma'am. ए विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं लिखते हम जनरली, हम लोग रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगा के म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए को हम 1 बाय म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख देते हैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी को बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा हमने ये सारा कुछ कर दिया।
Yes, ma'am. अब चलते हैं आगे। तो इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। इक्वेशन 1 बिकम्स, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखना, जरा लिखो जरा तुम लोग भी। बताओ कितना आंसर आया सबका। मैम पिछला पेज दिखा दो। ये लीजिए। Sin C is equal to 1 by mu म्यू 1 बाय म्यू Mu AB. B is equals to cosec C. है। नहीं खालिद उधर ही रुक जा। Mu AB. यहाँ तक आए, फिर देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड वाला पेज दिखाना। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ऊपर तो जनरली एयर ही होती है हमारे पास, एयर, ठीक है। म्यू एयर है आपके पास, ये बी है, तो म्यू बी बन जाएगा, जिसको म्यू ही बोल दूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम हमेशा। तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू हो जाएगा जनरली, साधारण तरीके से, यस मैम। है ना। तो क्या ये हमारे Yes, पास ऐसे ही ma'am. बन जाएगा, क्लियर। क्योंकि ऊपर तो हमेशा एयर ही होती है, तो म्यू बी बाय म्यू एयर लिखेंगे, एयर का 1 नहीं होता है तो उसका म्यू बाय 1, ठीक है। तो जो भी मीडियम होगा उसका हमने बोलते हैं। तो इसका मतलब द लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, द स्मॉलर will be its critical angle, ठीक है। अच्छा अभी इसी के बेसिस पे ना तुम लोग मुझे बताना, which color has greater critical angle, red और violet। Red. रेड, खालिद बोलता है रेड। दीपांशु क्या बोल रहा है? आर आई ज्यादा होगी। तो रिलेशन बताओ ना, कहाँ से, कौन सा ऐसा रिलेशन है, कहाँ से सोचना शुरू किया तुमने? Mu lambda is equals to constant. यस मैम। अच्छा एक मिनट, अनुश्री ने यहाँ पे बोला जिसकी आर आई ज्यादा होगी। अनुश्री जरा एक्सप्लेन करना, कैसे पता चला मुझे रेड और वॉयलेट की आर आई किसकी ज्यादा है? मुझे कैसे पता चला? मैंने तो डाटा ही सिर्फ इतना दिया है। मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट की ज्यादा होती है। वो कैसे पता चला? मैम म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो फिर उससे मैम वेवलेंथ उसकी कम होगी इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। हाँ, तो फिर किसने एक्सप्लेन करना है ये सारा? बिल्कुल सही, बिल्कुल एप्रोप्रिएट, वेरी नाइस। तो म्यू लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई बाकी देवियों जरा ध्यान दो, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो सिर्फ अगर मैं रेड कलर की बात करती हूँ, सिर्फ रेड की बात करती हूँ, तो रेड की ये ज्यादा, ये कम, ठीक है। अच्छा तो ये इसका मतलब साइन सी फॉर रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू ऑफ रेड। नाउ ये कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो इसका मतलब रेड कलर का क्रिटिकल एंगल जो होगा वो ग्रेटर होगा देन वॉयलेट कलर। सेम ऐसे वॉयलेट कलर के लिए भी लिखो, आई विल गिव यू 1 मिनट। सेम ऐसी चीज आप वॉयलेट कलर के लिए भी लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला कैसे? क्योंकि म्यू लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक है ना। वेरी गुड खालिद एंड अनुश्री। ठीक है, ओके चले फिर आगे। चलो आगे देखते हैं। हम लोगों के पास अब आगे जाके तुम लोगों ने मुझे फटाफट से एक आंसर देते जाओ।
जल्दी जल्दी। वाटर एयर का इंटरफेरेंस है, इंटरफेस दे रखा है हमारे पास वाटर एयर का, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है वो बताओ मुझे। देन टेल मी अबाउट ग्लास एंड एयर का इंटरफेस। डायमंड एयर का इंटरफेस बताओ, क्रिटिकल एंगल कितना है इन तीन। बताओ जल्दी। फर्स्ट का साइन 37 इनवर्स ऑफ डिग्री 3/4, फर्स्ट 37 का डिग्री साइन, साइन इनवर्स ऑफ नहीं 3/4। साइन इनवर्स है खालिद, वो tan का होता है हमेशा 37 डिग्री, याद यस मैम रखना। यस मैम यस मैम यस ये मैम। गलती नहीं करनी, ये बिल्कुल नहीं गलती करनी, ठीक है ना। अच्छा तो 1 बाय वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, तो आपके पास आया 1/4/3, तो इट इज 3/4, और इसको बोलेंगे हम C। यहाँ पे 49 डिग्री होता है। मैं एंगल्स बता दूंगी, आप वैल्यूज तो बताओ मुझे। ये बना 2/3, तो इस पे C कितना आया हमारे पास 42 डिग्री। ये आपको लर्न करने हैं कि एयर ग्लास के लिए कितना था, वाटर ग्लास के लिए कितना था। सबसे इम्पोर्टेंट जो और कोई लर्न रहे ना रहे, डायमंड का मतलब आपको याद होना चाहिए 1/2.42 है, तो इसका जो C आता है वो आता है 24.4 डिग्री। इसको आगे जाके हम यूज करेंगे क्रिटिकल एंगल। कितना होता है डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल? 24.4। 24.4 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया है ना? तो एक क्वेश्चन देती हूँ, CBSE का ही क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल के न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना कि दीज आर द क्रिटिकल एंगल्स, तो हमेशा यही फिक्स रहेंगे। देखो फॉर दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज द क्रिटिकल एंगल। अगर कल को उन्होंने पानी, कोई और पानी ले लिया ना, डिस्टिल्ड वाटर फलाना फलाना कुछ और नाम लेके, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो उसका एंगल ऑफ क्रिटिकल भी चेंज करेगा। गॉट इट? ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये तो जनरलाइज केसेस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखना जरा यहाँ पे न्यूमेरिकल, द क्रिटिकल एंगल for glass slab placed in air is 30 degree. What will be the critical angle when same glass slab is immersed in medium of refractive index under √2? CBSE का क्वेश्चन है ये। क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास। अच्छा तो एक और बात, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, मैं वैसे जनरलाइज बात बता रही हूँ। आप लोग ये डायग्राम देखना जरा, यहाँ गई तो सीधा था, मतलब अनडेविएटेड गया, यहाँ से फिर रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीज किया, फिर रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीज किया, अब फिर से और थोड़ा इंक्रीज करूंगी तो वो अंदर ही आ जाएगी ना रे, तो सरफेस तक तो आ गई है, पहले बाहर थी है ना, तो फिर वो इनसाइड ही आ जाएगी। फिर उसके लिए अलग फिनोमेना यूज हो रहा है हमारे पास। एनीवन हु इज अवेयर ऑफ द नेक्स्ट फिनोमेनन? दीपांशु? हाँ जी दीपांशु बताइए। शिवांक, are you aware of the next phenomena? No, ma'am. इंटरनल रिफ्लेक्शन। Yes, total internal reflection. Yes, yes. मैम 45 डिग्री आंसर है। इसका आंसर यस। खालिद बिल्कुल सही। कैसे स्टार्ट किया बताओ? चलो मैम खालिद अभी सॉल्व एंगल 30 दे करवाएगा। रखा है। ये नो एंगल 30 दे रखा है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट तो हम क्वेश्चन में। उसने बोला क्रिटिकल एंगल, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ।
लो क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास स्लैब है हमारे पास। हाँ अब बोलो 30 डिग्री। लो क्रिटिकल एंगल बना दिया, तो इसके लिए यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना? तो साइन सी यहाँ से कितना आ गया? 1 बाय म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब म्यू ए बाय म्यू जी, है ना? नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, यस मैम। ऑपोजिट लिख दिया। 1 बाय म्यू जी ही रहेगा सिर्फ यहाँ पे, है ना? ए रहेगा, एयर का तो 1 हो जाता है, मैम यहाँ से म्यू म्यू निकल जी बाय, जाएगा। हाँ। तो फिर यहाँ पे कितना आया? साइन 30 डिग्री कितना हो गया था? ये गलत नहीं आ 1 रहा? बाई 2। साइन, ठीक है 1 बाय 2, ओके। 1 बाय म्यू जी, तो म्यू जी कितना आ गया आपके पास? 2, ओके। सबसे 2 पहले गिवन डाटा से म्यू उसने, जी विद रिस्पेक्ट टू दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा अभी उन्होंने बोला किसी मीडियम में इमर्स कर दिया, तो ऊपर मीडियम का, और फिर यहाँ पे ये तो क्रिटिकल एंगल ही बनाएगा, तो ये तो 90 डिग्री है, ये निकालना है आज। तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो ऊपर क्या आ जाएगा? मीडियम, नीचे क्या आ जाएगा? म्यू जी आ जाएगा, ठीक है? यही रही इक्वेशन, यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कितना आया? साइन सी तो हमें कैलकुलेट करना है, मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 2, इसका ग्लास का भी निकाला, √2। दैट इज √2, तो 1 बाय √2, तो सी इज इक्वल टू कितने पे आता है 1 बाय √2? 45 डिग्री। बिल्कुल सही, बिल्कुल एप्रोप्रिएट। क्या क्लियर है सबको ये न्यूमेरिकल? देखो उन्होंने पहले बोला कि ग्लास के अंदर क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, फिर कहते हैं उसी ग्लास को उठा के हमने क्या किसी मीडियम के अंदर इमर्स कर दिया, तो मीडियम के अंदर इमर्स किया, तो बाहर मीडियम अंदर ग्लास है, तो उसका क्रिटिकल एंगल निकालो। फिर हमने क्रिटिकल एंगल निकाला, तो देखो हर बार मीडियम और एयर के विद रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदल जाने के कारण क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो रहा है। क्लियर? फिर से बताना। क्वेश्चन बोल रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास प्लेस्ड इन एयर, पहले बताओ कि जब 30 डिग्री है, कहते हैं ऐसा ग्लास है रखा हुआ, उसका क्रिटिकल एंगल हमने दे रखा है, तो कहते हैं उस ग्लास का, अभी आज क्लियर नहीं है, देखो तुम लोग क्या लेके चलते हो अपने दिमाग में, ग्लास स्लैब है तो 3/2 ही आएगा इसका आंसर, मतलब 3/2 ही होगा। नहीं, आज उसने बोला पता नहीं कैसा ग्लास है, हमें नहीं पता, तो कहता सिर्फ मैंने क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको इक्वेशन करवाई है कि आर कितना होता है 90 डिग्री, और ये वाला रिलेशन अभी करवाया है आपको, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू जी, साइन सी कितना दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो म्यू जी वहां से ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया। बोलते आज फिर ये वाले ग्लास को उठा के मैंने किसी मीडियम के अंदर इमर्स कर दिया, तो नीचे ग्लास है बाहर मीडियम है, पहले क्या था हवा थी, अब किसी मीडियम में रखा है तो बाहर मीडियम होगा और अंदर ग्लास होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सी अननोन है हमारे पास, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे रखा है √2 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, तो उन्होंने दे दिया हमारे पास, तो हमने साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ग्लास ऊपर ही रहेगा, मीडियम इसके साथ डिवाइड में आया तो उसको ऊपर लेगी, मीडियम बाय जी आ गया, ठीक है। तो साइन सी मीडियम का √2 है, ग्लास का ऊपर निकाला है 2, सॉल्व किया, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय √2, साइन सी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कैंसल, सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, ऐसे Yes, ऐसे ma'am. न्यूमेरिकल्स आने हैं सीबीएसई में। देखने में कितना इजी लग रहा है ना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, कि इसमें तो कोई गलती ही नहीं हो सकती। हाँ जी, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के ऊपर आते हैं हम लोग।
तो हमारे पास है, देखो फिर से वही बात आ गई हमारे पास कि कोई मीडियम इंटरफेस एक्स वाई, ओके ठीक है। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हमारा यहाँ पे, एक रे जाएगी तो वो बिल्कुल अनडेविएटेड है ना, सीधी स्ट्रेट नॉर्मली, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी इन डेंसर मीडियम। यस, ऑब्जेक्ट शुड बी इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक रे ऑफ लाइट गई ऐसे, ठीक है, और उसने रिफ्रैक्शन सफर की A1 पे, यहाँ पे A है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे I आ गया। फिर एक और रे ऑफ लाइट गई हमारे पास यहाँ से, ठीक है, उसने यहाँ पे रिफ्रैक्शन सफर की, तो उसने कितना क्रिटिकल एंगल बना दिया। तो अगर क्रिटिकल एंगल आया है तो फिर वो कहाँ पे जा रही होगी, R 90 डिग्री बना रही होगी और रास्ते के साथ जा रही होगी, ग्रेसेस अलोंग द पाथ। फिर बोलते हैं एक रे ऑफ लाइट आई, देखो जैसे जैसे मैं आगे चलती जा रही हूँ तो हमारे पास अगर मैं उस रे ऑफ लाइट को एंगल ऑफ क्रिटिकल से ग्रेटर करती हूँ तो वो क्या होती है, इनसाइड आ जाती है हमारे पास, इनसाइड एंटर कर जाती है। तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे TIR, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर है एयर, इधर है अंदर है वाटर, मतलब डेंसर मीडियम AB, ठीक है। समझ आई आपको बात कैसे हुआ, सीधी गई तो अनडेविएटेड, ये पुराने Yes, ma'am. फिनोमेना, ठीक है। और डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, ये फिर क्रिटिकल एंगल बनाते गई। तो बोलते हैं अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर इंसिडेंस रखूंगी तो पूरी की पूरी रे इनसाइड आ जाएगी। तो यहाँ पे फिनोमेना क्या हो रहा है, हमारे पास TIR अकर कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, कोई भी पेपर उठा के देख लेना पुराना, तो उसमें ना हमेशा TIR के बारे में जरूर आया होगा, नहीं आया तो एप्लीकेशन आई होगी, एप्लीकेशन नहीं आई तो आपके पास ऐसा वाला फिनोमेना आ जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज TIR एंड कंडीशंस फॉर TIR, ठीक है। तो पहले लिखिए होता क्या है TIR, द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ आया ना सबको। अच्छा, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं कि सारी की सारी टोटल रेज ऑफ लाइट जो है, और वो भी सारी की सारी रिफ्लेक्ट करके अंदर ही आ जाती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जो भी रे ऑफ लाइट हम भेज रहे हैं वो सारी की सारी इनसाइड ही रह जाती है, रिफ्लेक्ट करती है। और व्हाई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाई हम दो फिनोमेना को इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं। The phenomena of reflection of ray of light traveling in denser medium when it is incident at interface of two media, ठीक है। अकेले को मीडियम बोलते हैं, दो को बोलेंगे टू मीडिया, at an angle I greater than C is called TIR, is called TIR। तो आपको क्रिटिकल एंगल और TIR दोनों बहुत क्लियर हो जाने चाहिए। लिख लिया यहाँ तक, चलो आगे। यस मैम। मैम इसकी ठीक है, एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल बहुत सारी है। अच्छा, आप सबने रेनबो, है रेनबो की मैम शायद। रेनबो तो बाद में, बहुत लास्ट में हम करेंगे जब डिस्पर्शन कर लेंगे, पहले नहीं बता सकते। कभी नोटिस किया होगा वैसे आप लोगों ने, एक या एक से ज्यादा रेनबो बनते हैं, पर जब तक डिस्पर्शन ही नहीं डिस्कस किया तो हाउ विल आई डिस्कस रेनबो। तो आई विल नॉट टेक रेनबोज, होती तो TIR है उसमें, बट आई विल नॉट डिस्कस रेनबोज हियर। कर लिया सबने? अभी आपको इसकी एग्जांपल देते हैं। आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एंडोस्कोपी होती है, पहले वाले टाइम में नहीं होता था। एंडोस्कोपी का मतलब है कि आपके पेट के अंदर कैमरा चला जाएगा थ्रू योर माउथ, है ना। वो छोटी सी पाइप लेके जाते हैं, वो भी पाइप ऐसी होती है जो बायोडिग्रेडेबल पाइप होती है आपके पास, बाई एनी चांस अगर किसी एरर के कारण रह भी जाए अंदर तो कोई इश्यू नहीं होगा। उस पे छोटा सा कैमरा लगा होता है, डू यू नो दैट ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, तो Yes, उससे ma'am. एंडोस्कोपी होती है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी का मतलब है कि आपको इनसाइड आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, इंटरनल पोर्शंस को देखने के लिए। पर वो तो हम उससे उस छोटी सी बायोडिग्रेडेबल पाइप के आगे से कैमरा लगा के पेट के अंदर भेज रहे हैं। तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है कि अंदर हमारे कोई स्विच लगा हुआ है तो बोलते हैं कि अरे कैमरा आ गया तो लाइट ऑन कर लो, पिक्चर अच्छी आ जाएगी। नहीं ना, तो लाइट तो हमें बाहर से भेजनी पड़ती है उसको कनेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब हम क्या यूज करते हैं, फाइबर्स यूज करते हैं, बनी बनाई फाइबर्स होती है। तो ये सारा जितने भी फिनोमेना होते हैं ये TIR पे बेस्ड होते हैं। और दूसरी एग्जांपल आपने देखा होगा, जो डायमंड है वो बहुत चमकता है ना। डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा स्पार्कल करता है। तो बोलते हैं कि जितने ज्यादा, सुना होगा अगर कभी कोई ज्वेलरी लेने गया है, ठीक है, तो आपने कभी सुना होगा कि अगर जितने ज्यादा कट्स होंगे डायमंड में उतना ही बढ़िया डायमंड होगा, ठीक है। वैसे अभी बनाना मत, क्योंकि मैं एप्लीकेशन में लिखवाऊंगी। अभी यहाँ पे किसी ने मेरे से एप्लीकेशन को पूछा है तो मुझे बतानी पड़ेगी कोई एग्जांपल, ठीक है। ये देखो ऐसे कट्स आ गए आपके पास, सपोज करो, ठीक है, मैक्सिमम कट्स है। तो क्या होता है डायमंड के अंदर, या ये TIR फिनोमेना होता कैसे है, ये देखो। यहाँ पे गए हम, ठीक है, रे ऑफ लाइट जाएगी यहाँ पे किसी एक एंड पे पहुंच गई उसकी। अब क्या हुआ कि जो मैं इंसिडेंट रे भेजूंगी वो कैसी भेजूंगी, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी तो TIR होगी ना। तो आई शुड बी ग्रेटर देन कितना एंगल, क्रिटिकल। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, आई शुड बी ग्रेटर देन, 24.4. आज ही किया है, ठीक है, 24.4 अभी किया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 24.4 से ग्रेटर अगर भेजती जाऊंगी तो वो अंदर ही अंदर रह जाएगी। फिर रे ऑफ लाइट यहाँ से आई ग्रेटर देन, फिर से TIR फील करेगी, फिर ये वाले सरफेस पे TIR, फिर ये वाले सरफेस पे, फिर ये वाले सरफेस पे, फिर यहाँ पे, फिर कट करके, फिर कहीं जाके रे ऑफ लाइट बाहर आती है हमारे पास। तो इतने सारे सरफेसेस पे वो कट कर रही है, इतने सारे सरफेसेस पे जहां जहां वो कट कर रही है वहां वहां रिफ्लेक्शन हो रही है, वहां वहां रिफ्लेक्शन हो रही है। तो इसलिए डायमंड बहुत शाइन करता हुआ, चमकता हुआ आता है। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट दीजिए इसी के साथ, ये फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, ठीक है। व्हाट इज TIR एंड कंडीशंस फॉर TIR। लिखिए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल इन denser medium, must travel in denser medium. Angle of incidence must be greater than critical angle. critical angle, ठीक है। I must be greater than C और ऑब्जेक्ट शुड बी इन डेंसर मीडियम। तभी तो इंसिडेंट रे हमेशा किसके पास से आती है, ऑब्जेक्ट के पास से आती है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ लाइट। सर्कल ऑफ लाइट ले लो, इल्यूमिनेटेड सर्कल ले लो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये देखो कि अगर कभी स्विमिंग पूल है उसके नीचे कोई बल्ब लगा हुआ है तो वो पूरा स्विमिंग पूल रिफ्लेक्ट करता है, पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे होती है। पर हम लोगों के अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए था कि अगर बल्ब यहाँ पे लगाया तो इसी पे ही लाइट जानी चाहिए थी, मतलब यहाँ से ही सिर्फ इतने रीजन को इल्यूमिनेट करना चाहिए था, इधर इधर वाले नहीं होने थे। पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक बल्ब से ही पूरा स्विमिंग पूल इतना चमकने लग पड़ता है रात को, ठीक है। वाई, बिकॉज देखना जरा, आपके पास यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल बन रहा है आर, आपको ये इसका रेडियस निकालना है हमें, ठीक है। तो सेंटर से यहाँ पे इस पॉइंट पे दिस इज द इंटरफेस जिसके ऊपर से ये जा रहा है, ठीक है। हमारे पास ये इंटरफेस है आपके पास। यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रिटिकल एंगल बन रहा है I इज इक्वल टू C, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक इधर चली जाएगी और एक रे ऑफ लाइट इधर चली जाएगी, बाहर भी जाती है अंदर भी आती है, तभी तो रिफ्लेक्शन भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, इसी पॉइंट से सब कुछ हो रहा है और 90 डिग्री भी बना रहा है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, तो ये भी क्रिटिकल एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये कोई पूल की हाइट होगी हमारे पास, डेप्थ या पूल। अच्छा तुम लोग, एक क्वेश्चन तो ये रहा, पेपर में न्यूमेरिकल ऐसे आ जाता है कि अगर आपके पास इधर बनाती हूँ, ऐसे फिश है, ठीक है, वो अपना प्रे कैच करती है, जैसे खाना आ गया तो उसको कैसे पता चलता है, तो इस ऐसे सर्कल बनता है उसकी आई के पास से, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ओके। आप लोगों को पता चल गया कि हमें
एच भी पता है, आर भी पता है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है, कैपिटल आर का रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो हम बोलते हैं कि सपोज करते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का दैट इज म्यू। लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। वी नो, हमें पता है साइन सी जो होता है वो 1 बाय म्यू होता है, जो भी मीडियम डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। फ्रॉम फिगर, ये वाली जो फिगर बनाई है हमने अभी, ये वाली फिगर बनाई है, ठीक है, इससे हम देख रहे हैं कि tan सी जो है वो कितना है। बॉयज बताना जरा tan सी ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी। OA over AB. R by R by H. आर बाय एच, ठीक है, कैपिटल आर बाय एच हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं ऑल्सो, हमें तो पता है साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू है, तो इसी से एक ट्रायंगल खुद से बना लेते हैं। सी एंगल इधर है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आया, Yes ma'am. ये वाले रिलेशन से हमने ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस फिगर हमारे पास tan सी कितना आया, अच्छा इस वाले को क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। tan सी कितना आया, 1 by root mu square minus 1. लिखिए फ्रॉम 1 and 2 r by h is equals to 1 by under the root mu square minus 1। तो इसका मतलब आगे चलिए तो हमारे पास कितना आ गया, r will be equal to h by root mu square minus 1। बॉक्स कर देना, this will be the radius। कभी भी किसी सर्कल का रेडियस निकालना हो तो हाइट पता होगी तुम्हें पूल की, स्विमिंग पूल की या उसकी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता होगा कि किससे फिल किया हुआ है, तो बस सब्स्टिट्यूट करना और रेडियस आ जाएगा आप लोगों के पास। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस विल बी इनफ फॉर यू। समझ आ गई सबको बात? Yes ma'am. Yes, हाँ जी, ma'am. मैम किसने? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंसर मीडियम नेसेसिटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास देखो अगर हम इरेरर मीडियम में करेंगे तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी हमारे पास, क्रिटिकल एंगल कैसे जाएगा। जब भी हम क्रिटिकल एंगल बनाते हैं, ये तो क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल पे अराइज होना चाहिए था कि क्रिटिकल एंगल के लिए डेंसर मीडियम क्यों होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट अवे अवे जाती रहती है, जैसे जैसे हम एंगल फेंकेंगे ये अवे जाती है, डेंसर टू रेयरर लाइट अवे जाती है, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स जाएगी, तो इसीलिए सारा कुछ हमें डेंसर से लेके जाना पड़ता है, अवे 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 कर करके हम लोग हमेशा ऐसे बना देते हैं। और ऊपर से दूसरी बात क्या होती है, जितने भी हमारे मटेरियल्स बने होते हैं वो किसी मीडियम से बने होते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, है ना, कुछ ना कुछ ऑयल या कुछ ना कुछ ग्लिसरीन, कुछ ना कुछ उसमें फिल्ड होता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखते हैं और बाहर एयर से हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर हमेशा एयर में होता है, हम लोग हमेशा हवा में होते हैं, तो जब हम उस चीज को ऑब्जर्व करें तो हमें नॉर्मल से वो अलग दिखे, तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स को डेंसर मीडियम में रखते हैं, और इसीलिए हम डेंसर मीडियम्स कंसीडर करते हैं कि जिसमें सारा काम हो रहा है, बाहर से हम देखते हुए रेयर मीडियम में रहते हैं। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम रेयरर के केस में लेफ्ट साइड भी तो क्रिटिकल एंगल बन सकता है। लेफ्ट साइड पे कैसे बना देगा तू रेयर के केस में, हाउ विल यू मेक मैम लेफ्ट जैसे साइड बेंड हुई है वैसे मैम लेफ्ट साइड अगर वो मतलब मैम रेयर में तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी ना। में? अच्छा मैं बना के देख लेती हूँ, ठीक है, उल्टा काम करते हैं जरा हम। तो ये सेइंग कि इधर है, इधर से आता है तो टुवर्ड्स आएगा, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी द एंगल ऑफ क्रिटिकल। यस मैम। 90 डिग्री भी तो बनाना चाहिए। अच्छा तो आप बाहर से ही देख रहे हो, है ना, बाहर से ही देख रहे हो और बाहर से ही आपके पास ये आ रहा है ना, तो आपको मीडियम की क्या जरूरत है फिर, क्या तुझे रिक्वायरमेंट होगी मीडियम की, तो क्यों इतना पंगा कर रहा है बाहर से, जब आपको क्रिटिकल एंगल मिल रहा है तो व्हाई डोंट यू डूइंग हियर, तो अंदर लेके जाने की यहाँ पे हम आपको नीड क्या है।
है ना, Yes, तब तो फिर हम इंटरफेस करेंगे ही नहीं। अगर आपको रेयर मीडियम में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया तो फिर आपको जरूरत क्या है उसको सॉल्व करने की। ऐसा होता है Yes, ma'am. हमेशा, देखो ऑब्जर्वर हमेशा अलग मीडियम में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा अलग मीडियम में होगा, तब जाके चीजें सॉल्व करेंगे। फिर कल को तुम ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़ा करवाओगे और बोलोगे क्रिटिकल एंगल उधर बन रहा था, तो अगर रियल लाइफ में सारी जगह पानी भर दे और एक ग्लास में हवा भर दे तो कैसा लगेगा? वुड यू बी एबल टू ब्रीथ? बताओ। मैम डायग्राम में एक बार शो कर दो। है ना, तो थोड़ा सोचो Yes, ma'am. अनिकेत जी, है ना, थोड़ा सा आगे एक बार क्या भरेगा तो ऐसे होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया आप Yes, सबको? ma'am. ओके, तो इसी को लेके एक न्यूमेरिकल लिख देती हूँ, सॉल्व करना जरा क्वेश्चन। अ स्मॉल बल्ब is placed at the bottom of tank containing water 80 centimeter deep. What is area of surface of water through which light can be seen? जल्दी। यूज करो जल्दी फॉर्मूला। हाइट दे रखी है 80 सेंटीमीटर, दैट इज 0.8 अंडर द रूट 4/3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास रेडियस आ जाएगा। देन कैलकुलेट क्या करने को पूछा है आपको? हाउ कैन यू Area. कैलकुलेट? एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? IR square. पाई आर स्क्वायर। आर बस निकालते हैं। इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। कल को वॉल्यूम पूछ सकते हैं, कल को कोई और कर्व्ड सरफेस एरिया, कुछ भी, मतलब वो बोल सकते हैं कोन का कितना एरिया इल्यूमिनेट किया है। ठीक है, वो सारा कुछ तो समझ आई कैसे करना है इसके क्वेश्चंस? यस मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 5 एप्लीकेशन है TIR की, और इन एप्लीकेशंस में से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। ठीक है, तो पांचों को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग कंप्लीटली थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, इसकी तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं वो सारा कुछ हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ TIR। फिर वंस TIR इज डन, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कर्व्ड स्फेरिकल सर्फेसेस पे। देखो कर्व्ड स्फेरिकल सर्फेसेस के मैं केसेस एक बनाऊंगी, 2-2 3-3 डायग्राम्स बना के, ठीक है, आप लोगों ने मुझे प्रूफ करके बताना है ऑन द स्पॉट। ओके, तो बी अलर्ट इन द नेक्स्ट क्लास, तो उसमें सारा काम तुम लोगों ने करना है। ठीक है, तो केसेस पढ़ के आना, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, रे ऑफ लाइट कहाँ पे बेंड होएगी, कहाँ पे नहीं होएगी। ठीक है, ये सारे पढ़ के आना एक बार। ऑलराइट, Yes, ma'am. ठीक है, देन थैंक मैम यू। एक डाउट था। Thank you, हाँ ma'am. जी, पूछो पूछो। मैम जैसे क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाओ करंट कैरिंग सोलेनॉइड के when the rod is made up of first part copper, second aluminium, third iron, which Oh, is that's inserted great. inside the solenoid. क्या क्या बनेंगे इसके अंदर? अच्छा देखो, जब सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट इज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एल्यूमिनियम इज आपके पास है, एल्यूमिनियम कौन सा मटेरियल आपके पास? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन पे तो सेम हमारे पास वैसी ही बनेगी मैग्नेटिक फील्ड जैसे नॉर्थ टू साउथ जाते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम इज आ डायामैग्नेटिक मटेरियल नहीं, मतलब इसकी रेंज जो होती है ना, मतलब वो इस तरह होती है कि आयरन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक है Fe,
then copper, then aluminium. Is this the order? किसी को ऑर्डर याद है एल्यूमिनियम और इन तीनों का? केमिस्ट्री पढ़ते हो भाई? डायमैग्नेटिक, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम पैरा है, एल्यूमिनियम पैरा है, ठीक है। तो ये डाया हुआ कॉपर, यस मैम, कॉपर डाया, कॉपर डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर हमें क्या बनाना है रूप? फिर से क्या? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आयरन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कैजुअली बाहर जाएगी जैसे जाती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा हमारे पास? डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज द प्रॉपर्टी कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाए, तो ये तो लेगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास, इट विल नॉट। तो जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी ये दूर ही जाएगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टी होगी तो फिर भी अपनी तरफ थोड़ी सी रे ऑफ लाइट बेंड करवाएगा, ठीक है ना। तो पर आयरन से तो कंप्लीटली बाहर जाएगी और इससे बिल्कुल निकलेगी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक से भी पास करेगी पर डाया डाइवर्ज करेगा उसको, डाया विल डाइवर्ज, ठीक है। डाया विल डाइवर्ज, ठीक है। ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारा स्लाइटली डाइवर्ज करता है, फेरो तो कंप्लीटली उसको उसकी तरफ लेके जाता है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। ये ऑर्डर्स तभी मैंने बोला था आप लोगों को कि उन मटेरियल्स की ना प्रॉपर्टी और एग्जांपल्स जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ट्विस्ट कर करके देते हैं। कई बार वो दे देते हैं कि हमारे पास सॉल्ट ब्रिज कैसा बनेगा उनका। तो जैसे अगर हम फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे तो फेरो के लिए सबसे ऊपर हाईएस्ट पीक पे बनता है। डायामैग्नेटिक के लिए बोलते हैं कि सॉल्ट का ब्रिज ऐसे बनेगा, हमारे पास साइड्स पे ज्यादा होता है, सेंटर में बिल्कुल इफेक्ट नहीं रहता। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बोलते हैं नॉर्मली ऐसे ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से मटेरियल्स का ये बनता है, ठीक है। तो उसको एक बार जरूर देखो, डाया फेरो फेरी कैसा होगा। पर इतना याद पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा किस किस का ऑर्डर किससे ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे फिर पहले एल्यूमिनियम आएगा फिर कॉपर आएगा, ठीक है। गॉट इट? यस मैम। ओके, हमें एक और था, हाँ जी। लेंज़'s लॉ इज एसेंशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, Yes. मोमेंटम या चार्ज। एनर्जी में एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो बोला है, इतनी बार तो लिखवाया। मैकेनिकल वर्क डन जो ह्यूमन का है वो कौन करता है? हमारा हैंड कर रहा है। लेंज़'s लॉ में हमारे पास क्या बोलते थे? डायरेक्शन है। तो बोलते कि एकदम से मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो कहते हैं ये कैसे कन्वर्ट हो रही है जब बीच में कुछ मीडियम ही नहीं, खाली तो हवा है। तो बोलते नहीं, यहाँ से जो काम करवाया वो मैकेनिकल वर्क डन ह्यूमन हैंड ने किया। यस मैम। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ो, आपको लाइंस लिखवाई हुई है मैंने ये तीनों पे। किरचॉफ का कंजर्वेशन भी लिखवाया हुआ है, इसका भी कंजर्वेशन स्पेशली अंडरलाइन भी करवाया हुआ है आप लोगों को। जरा पढ़ो उन टॉपिक्स को। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।